अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 के अंदर उसके कसीरुल इंतखाबी सवालात को करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इससे जुड़े मौज़ू भी तफ़सील से बयान कर सकूँ जो इन कसीरुल इंतखाबी सवालात के अंदर बताए गए हैं। तो हम चलते हैं इन सवालात की तरफ और इनको हल करने की कोशिश करते हैं। आज के हम लेक्चर के अंदर कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करने जा रहे हैं। इनमें जो पहला सवाल है वो है धुंध किस सॉल्यूशन की मिसाल है? पहली बात है हमें अगर पता हो ना कि ये धुंध है किस चीज़ का सॉल्यूशन, तो हम आसानी से बता सकते हैं ये किस चीज़ की मिसाल है। मिसाल के तौर पे जो धुंध होती है वो 2 चीज़ों का सॉल्यूशन होता है, पानी और हवा का। हवा होती है ज़्यादा मिकदार में, तो हम उसे कहते हैं कि वो सॉल्वेंट है। वो क्या है? सॉल्वेंट। और जो पानी है वो कम मिकदार में होता है, लिहाजा वो होता है सॉल्यूट। तो अब इसका मतलब ये हो गया ये सॉल्यूशन है पानी का हवा में। पानी किस सूरत में होता है धुंध में? माया की सूरत में। और हवा की सूरत में होती है गैस की सूरत में। तो ये माया का गैस में ये सॉल्यूशन है। तो ये आप लिखेंगे कि ये माया गैस में होती है, ठीक है? या थोड़ा सा सॉल्यूट माया की सूरत में गैस में मौजूद होता है। तो गैस में मौजूद माया सॉल्यूट धुंध सॉल्यूशन की मिसाल है। तो आप इसमें जो माया है वो सॉल्यूट लेंगे और ये जो है सॉल्वेंट लेंगे। तो आप इसको यूं लिखेंगे कि गैस में माया सॉल्यूट। तो अब आपके सामने ये कौन सी ऑप्शन है या इंतखाब है जो इससे मिलता है? यकीनन वो ए है। तो इसका जवाब होगा ए, गैस में माया सॉल्यूट या गैस में माया की थोड़ी सी मिकदार धुंध सॉल्यूशन की मिसाल है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ठोस में माया है? यानी कि हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है ठोस माया में हल करना है, यानी कि ठोस जो है वो आपका सॉल्यूट है और माया जो है वो आपका सॉल्वेंट है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ये कौन सा सॉल्यूशन इसके ऊपर पूरा उतरता है, यानी कि जो हमसे पूछा गया ना इन दो शराइत पे कि सॉल्यूट ठोस हो, दूसरी शर्त सॉल्वेंट माया हो, इस पर कौन पूरा उतरता है? अगर आप गौर से देखें ना तो पहले ही इंतखाब में ये लिखा हुआ है कि पानी में शुगर, यानी कि शुगर एक ठोस है, ठीक है? शुगर एक ठोस है और पानी जो है वो माया है। तो पहली ही हमारा इंतखाब जो है ना हमारी शराइत पे पूरा उतर है, तो हम ए इस पे निशान लगाएंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। कंसंट्रेशन किसकी निस्बत है? देखिए कंसंट्रेशन जो है ना वो दो चीजों की निस्बत है। ये है सोल्यूट की सॉल्यूशन से, ये है सॉल्यूट की सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट की सॉल्वेंट से जो निस्बत है वो एक मुख्तलिफ ज़ाविया है। मिसाल के तौर पे मैं सॉल्यूट और सॉल्यूशन की निस्बत की बात करूं तो इसमें मेरे पास मोलैरिटी एक यूनिट है कंसंट्रेशन का जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सॉल्यूट की एक ख़ास मिकदार मोल्स के अंदर हल करते हैं वॉल्यूम डीएम क्यूब में सॉल्यूशन का जो लिया गया है उसके अंदर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिसाल है मोलैलिटी। इंग्लिश में लिखते हैं MOLALITY। इसको छोटे एम से भी दिखाया जा सकता है। मोलैलिटी जो होती है ना वो असल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की निस्बत होती है और है ये भी कंसंट्रेशन का यूनिट। बेशक ये आपकी किताब में नहीं है मगर ये कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों की निस्बत जो है ना वो हम कंसंट्रेशन को समझते हैं या उससे मुतल्लिक हल करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो इसका जवाब होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, यानी कि ए और बी दोनों।
अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 में। इनमें से किस सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है? इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं ज़रा इस को कसीरुल इंतखाबी सवाल को थोड़ा सा एक तरफ कर देता हूँ। देखिए मेरे पास है एक सॉल्यूशन 2 मोलर, एक सॉल्यूशन है 1 मोलर, एक सॉल्यूशन है 0.5 मोलर, एक सॉल्यूशन है 0.25 मोलर। अब आपने गौर से मेरी बात समझनी है तो आपको ये सवाल आसानी से समझ आ जाएगा। 2 मोलर का मतलब है कि 2 मोल्स हल किए गए हैं 1 लीटर या डीएम क्यूब के अंदर। एक मोलर का मतलब ये है कि 1 मोल मिकदार हल की गई है 1 डीएम क्यूब के अंदर। 0.5 मोलर का मतलब ये है कि 0.5 मोल हल किया गया 1 लीटर के अंदर। 0.25 का मतलब यह है कि 0.25 मोल सोल्यूट का हल किया गया है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। अब ये जो 2 मोल्स हैं, 1 मोल है, 0.5 मोल है या 0.25 मोल है, ये तमाम के तमाम सोल्यूट हैं और ये 1 लीटर है जो नीचे लिखा हुआ है, ये सोल्यूशन की मिकदार है। अब देखिए अगर मैं 1 लीटर में 2 मोल डालूंगा तो मैं सोल्यूट ज़्यादा मिकदार में डाल रहा हूँ, बाकी मैं यकीनन पानी या सॉल्वेंट इस्तेमाल करूँगा। 1 मोल में मैं 2 मोल की निस्बत कम सोल्यूट डाल रहा हूँ और जो सॉल्वेंट है वो पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 0.5 मोल में सोल्यूट और कम हो गया है तो 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन पूरा करने के लिए मुझे पानी और ज़्यादा डालना पड़ेगा। 0.25 मोल जो है उसमें 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन बनाने के लिए पानी और ज़्यादा होगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सिलेंडर बनाऊं तो मैं कंपेयर करता हूं, मैं दो चीज़ों का फ़र्क चारों का तस्वीर से फ़र्क वाज़े करने की कोशिश करता हूं। यह आप समझें कि 4 एक जैसे सिलेंडर हैं, चारों में 1 लीटर सोल्यूशन आ सकता है। पहले में हमने क्या किया, 2 मोल डाले सोल्यूट के, दूसरे में 1 मोल डाला, तीसरे में 0.5 डाला, चौथे में 0.25 डाला। अब मैंने 1 लीटर करना है तो इसको यहाँ तक भरना पड़ेगा, इन सारों को यहाँ तक भरना पड़ेगा। अब मैंने इसमें 1 लीटर भरने के लिए इतना सॉल्वेंट डाला, इसमें 1 लीटर भरने के लिए थोड़ा ज़्यादा आ गया, इसमें 1 लीटर भरने के लिए और ज़्यादा आ गया, इसमें यानी कि 0.25 में सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट डाला मैंने जो सॉल्यूशन बनाना था 0.25 मोलैरिटी का, मोलर का। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो डी वाली यानी कि 0.25 मोलर वाली जो सॉल्यूशन है इसमें सबसे ज़्यादा पानी डाला गया है, तो इसका जवाब होगा डी। अब हम आगे चलते हैं। 5वां मास परसेंटेज है मेरे पास 5%। मास परसेंटेज है 5% और ये है शुगर का सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? देखिए 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम शुगर हल की गई है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और 5 ग्राम सोल्यूट का मतलब ये है कि 5 ग्राम सोल्यूट हल किया गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब आप कहेंगे सर सॉल्यूशन जो होता है ना वो 2 चीज़ों का जमा होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अब आप मुझे बताएं जो सॉल्वेंट है, जो हमारे पास सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट तो 5 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना होगा कि 100 ग्राम पूरा सोल्यूशन बन जाए, सॉल्वेंट होगा 95 ग्राम। तो इन दोनों को जमा कर लूँ तो मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो जवाब आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि मेरा ये 5 ग्राम सोल्यूट 95 ग्राम सॉल्वेंट में हल हुआ है, या 5 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में हल हुआ है। तो इसमें मेरे पास जो डी वाली इंतखाब है कि 95 ग्राम पानी में यानी कि सॉल्वेंट में 5 ग्राम शुगर हल की गई है, ये दुरुस्त होगा
क्योंकि हमारा सॉल्वेंट पानी था और सोल्यूट शुगर थी। तो ये दुरुस्त आपका जवाब है। अब चलते हैं छठे इंतखाब की तरफ। अगर सोल्यूट फोर्सेस सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से ज़्यादा मजबूत हो तो सोल्यूट। देखें, पहली बात, सोल्यूट फोर्सेस जो होती है ना, इनको कम होना चाहिए और सॉल्वेंट फोर्सेस को ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपकी कोई चीज हल होगी। अब खुद सोचें कि अगर सोल्यूट की फोर्सेस, कशिश की कुव्वतें ज्यादा हैं, तो सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से दूर ही नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने चीनी का ये वाला टुकड़ा हल करना है, इसके अंदर 4 पार्टिकल आपस में मिसाल के तौर पे जुड़े हुए हैं। अगर ये 4 पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, एक दूसरे से अलहदा नहीं हो पाएंगे, सॉल्वेंट इनको अलहदा नहीं कर पाएगा, तो ये हल ही नहीं होंगे। जब ये हल नहीं होंगे तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो सोल्यूट की जो कशिश है वो कम होनी चाहिए, सोल्यूट सॉल्वेंट की कशिश ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये आसानी से हल हो जाएंगे। और अगर ये उल्टा हिसाब है, मसलन सोल्यूट की कशिश ज़्यादा है, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे से अलहदा नहीं होते, और सोल्यूट सॉल्वेंट की कशिश कम है, यानी कि सॉल्वेंट उन पार्टिकल को तोड़ नहीं पाता, तो ऐसा सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो अगर सोल्यूट की फोर्सेस सोल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा मजबूत हों तो सॉल्वेंट उन पार्टिकल को अलहदा ही नहीं कर पाएगा और वो हल ही नहीं हो पाएंगे। तो इसका जवाब होगा हल नहीं होता। अब चलते हैं आगे। 7वें सवाल के अंदर इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का बहुत मामूली असर होगा। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि नमक जो होता है, नमक NaCl, जब इसका सोल्यूशन बनाया जाता है तो उस सोल्यूशन के बनाने में जो हरारत होती है उसका अखराज इतना कम होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता। लिहाजा उसका अखराज और उसका जज़ब होना, बल्कि सोल्यूशन बनाने के बाद जो हरारत है उसका फ़र्क इतना कम आता है, यानी कि हमें महसूस ही नहीं होता वो निकल रही है या जज़ब हो रही है। तो इसका मतलब नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का जब सोल्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें हरारत का कोई ख़ास असर नहीं होगा, क्योंकि वो ना कोई ख़ास मिकदार में हमें महसूस हो रही है निकल रही है, ना जज़ब हो रही है। बहुत कम मिकदार में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हुए जो हरारत है वो जज़ब होती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इस पे टेम्परेचर का कोई ख़ास असर नहीं होगा। लिहाजा हमारा जो जवाब है वो डी होगा, NaCl। इस पे टेम्परेचर का कोई ख़ास असर नहीं होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। दर्ज झेल में से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो कि एक दूसरे से, उसमें जो पार्टिकल हैं सोल्यूट के, सॉल्वेंट से आंख से दिखने से भी लगे कि वो अलहदा होके बैठ गए। मिसाल के तौर पे जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सस्पेंशन है। लिहाजा आप कहेंगे कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूट के वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उनके नीचे बैठने से वो अलग हो जाते हैं सोल्यूशन से, यानी कि वो नीचे बैठ गए हैं, सॉल्वेंट ऊपर ज़्यादा है, नीचे पार्टिकल ज़्यादा है सोल्यूट के। तो ऐसी सूरत में जो मिक्सचर बनेगा वो हेट्रोजीनियस बनेगा। आप कहेंगे मिल्क भी तो कोलाइड है, और कोलाइड असल में तो हेट्रोजीनियस होते हैं। देखें, मिल्क या दूध को बहुत वक्त लगेगा पार्टिकल को बैठने में, बज़ाहिर वो ये होमोजीनियस ही लगेगा, लेकिन अभी हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप ऐसा सोल्यूशन बनाएं जो फटाफट फौरन हेट्रोजीनियस की शक्ल इख्तियार कर ले। वो कौन सा है? वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है कोलाइड। अब शुगर का सोल्यूशन तो कोलाइड नहीं है, ये तो हकीकी सोल्यूशन है। पेंट्स सस्पेंशन है, जेली कोलाइड है। तो हम यहाँ पे जो जवाब लगाएंगे वो लगाएंगे जेली, क्योंकि जेली कोलाइड की मिसाल है, तो इसका जवाब होगा जेली।
अब हम चलते हैं टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है, सवाल नंबर 10 पे। टिंडल इफेक्ट शुआओं को मुंतशिर करने की वजह से, फैलाने की वजह से होता है। तो इसका जवाब होगा डी, शुआओं को फैलाने की वजह से। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। अगर 100 ग्राम पानी में 10 सीएम क्यूब अल्कोहल यानी कि वॉल्यूम हल किया जाए तो ये क्या कहलाएगा? देखें, बड़ी सादी सी मिसाल है। सोल्यूट आपका है 10 सीएम क्यूब यानी कि वॉल्यूम। सॉल्वेंट जो है, जो आपने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया पानी है, वो है ग्राम में, 100 ग्राम में। अब इससे जो सॉल्यूशन बनेगा ना, उसमें हम जो यूनिट लेंगे वो मास का लेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट का जो मिकदार है वो ज़्यादा है, और अक्सर बेशतर हम सॉल्वेंट जो होता है ना, जिस यूनिट में लेते हैं सॉल्यूशन उसी यूनिट में लेते हैं। तो हमारा जो ये बनेगी ना, ये बनेगी सोल्यूट वॉल्यूम, और चूंकि ये 100 ग्राम पानी में हल किया गया है, लिहाजा मास, तो ये बनेगा वॉल्यूम मास रेशो। तो इसका जवाब होगा सी। सुरख से लगा लेते हैं निशान, सी। अब चलते हैं आगे। जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो ये बन जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी वजह क्या है? देखें, आप जब सोल्यूट में सॉल्वेंट की अंदर सोल्यूट की एक ख़ास मिकदार हल करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। अगर आप सोल्यूट बढ़ाते जाएं तो सॉल्वेंट उसे हल करता जाएगा। एक वक्त आएगा कि सोल्यूट हल होना बंद हो जाएगा। आप कहोगे जितना सोल्यूट हल हो सकता था वो हो गया, अब सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा सोल्यूट हल नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में जो सोल्यूशन बनेगा हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड, क्योंकि और सोल्यूट हल हो नहीं रहा। अब हमने क्या किया, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सा मिसाल के तौर पे पानी डाल दिया, यानी कि आपने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने का मतलब यह है कि आपने उसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल दिया, मिसाल के तौर पे पानी। अब पानी ज्यादा आ गया, पहले जितना पानी था वो जितना सोल्यूट हल कर सकता था उसने कर लिया। अब ज्यादा पानी आने से और सोल्यूट हल होने की, आप यूं समझ लें, वजह बन गई, ख्वाहिश पैदा हो गई उस सोल्यूशन में। तो चूंकि अब और सोल्यूट हल हो सकता है, लिहाजा वो सैचुरेटेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब वो डाइल्यूट हो गया, ज्यादा पानी आ गया। तो ज्यादा पानी आने से और सोल्यूट हल हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।